कोलकाता का एक ऐसा अस्पताल जहां कभी लोगों की जिंदगियां बचाई जाती थीं, अब एक भयानक सच अपने अंदर छिपाए हुए है। यह सच इतना डरावना है कि इसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस वीडियो में हम आपको उस खौफनाक दुनिया की झलक दिखाने जा रहे हैं जहां न केवल मौत का सामना होता है बल्कि 10,000 से अधिक अश्लील वीडियो बनाए गए हैं। जी हाँ, 10,000 वीडियो जिनमें शवों के साथ की गई इतनी घिनौनी हरकतें कैद हैं कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे यह मुर्दाघर एक षड्यंत्र और गंदगी का अड्डा बन गया और क्यों संजय रॉय और इस मामले के अन्य आरोपी नार्को टेस्ट से बच रहे हैं? यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा डरावना सच है जिसे जानने के बाद आपको सोचना पड़ेगा कि क्या इंसान इतना नीचे गिर सकता है। इस वीडियो में हम आपको वह रहस्य उजागर करेंगे जो 10,000 वीडियो में कैद हैं और जिन्हें देखना किसी भी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। यह वीडियो आपको उस काले सच की गहराई में ले जाएगा जिसे जानने के बाद आप शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। हम आपको हर पहलू विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले तो कमेंट में भी वांट जस्टिस जरूर लिखें। कोलकाता रेप और मर्डर केस में एक नया मोड़ तब आया जब मुख्य आरोपी संजय रॉय ने नार्को टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। नार्को टेस्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आरोपी को सच बोलवाने के लिए नशीली दवाएं दी जाती हैं, जिससे वह स्वाभाविक रूप से सच बोलने की स्थिति में आ जाता है। सीबीआई ने 13 सितंबर को कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी जिसमें संजय का नार्को टेस्ट कराने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी क्योंकि संजय ने इस जांच के लिए सहमति देने से मना कर दिया। इससे पहले 25 अगस्त को संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था, जिसे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है। इस टेस्ट में संजय की शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापा गया था जब उससे कुछ सवाल पूछे गए थे। सीबीआई का मानना था कि नार्को टेस्ट से सच और स्पष्ट हो सकता है, इसलिए उन्होंने इस टेस्ट की मांग की थी। लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि संजय रॉय कुछ बड़े राज छिपा रहा है जिन्हें वह उजागर नहीं करना चाहता। नार्को टेस्ट से बचने का उसका प्रयास इस ओर इशारा करता है कि वह सच्चाई छिपा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कोलकाता केस में वह कौन सा बड़ा राज है जिसे संजय छिपा रहा है और इसका पर्दाफाश कब होगा। सीबीआई इस मामले की गहराई से जांच कर रही है, लेकिन कोर्ट का यह फैसला उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सीबीआई आगे क्या कदम उठाती है। नार्को एनालिसिस टेस्ट में आरोपी को सोडियम पेंटोथल नामक एक दवा का इंजेक्शन दिया जाता है जो उसे हिप्नोटिक अवस्था में ले आता है। इस अवस्था में आरोपी की सोचने और कल्पना करने की क्षमता कमजोर हो जाती है और वह पूरी तरह से ड्रग्स के प्रभाव में रहता है, जिससे वह झूठ बोलने में असमर्थ हो जाता है और सच बोलने लगता है। इस प्रक्रिया के दौरान डॉक्टर की निगरानी में आरोपी से घटना से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। माना जाता है कि इस हिप्नोटिक अवस्था में आरोपी झूठ नहीं बोल सकता और जो कुछ कहता है वह सच होता है। लेकिन संजय रॉय, जो खुद कोलकाता के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में काम कर चुका है, नार्को टेस्ट की प्रक्रिया से भली भांति परिचित था। शायद इसीलिए उसने इस टेस्ट से बचने के लिए मना कर दिया। अब यह कोर्ट पर निर्भर करता है कि वह इस मामले में क्या निर्णय लेती है। हालांकि सीबीआई ने हार नहीं मानी है और उनकी जांच लगातार जारी है। इस जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लेडी ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले की जांच में सीबीआई को कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं जो इस केस को एक नया मोड़ दे सकते हैं। अस्पताल में चल रहे घोटालों और गैरकानूनी गतिविधियों का पर्दाफाश भी लगातार हो रहा है। बंगाल की लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई को ऐसे सबूत मिले हैं जो और भी बड़े रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब अस्पताल के मुर्दाघर में शवों के साथ की गई अश्लील हरकतों के वीडियो मिले। ये वीडियो संदीप घोष के लैपटॉप से बरामद किए गए हैं, जिनकी संख्या लगभग 10,000 के करीब बताई जा रही है। ये वीडियो इस बात का प्रमाण है कि अस्पताल में लंबे समय से एक काला कारोबार चल रहा था। इन सभी चौंकाने वाले खुलासों के बाद इस मामले में और भी बड़े सच सामने आने की संभावना बढ़ गई है और यह जांच बंगाल में हो रही आपराधिक गतिविधियों की एक नई दिशा तय कर सकती है। साल 2021 में कोलकाता के इस अस्पताल से 60 से 70 शवों के गायब होने का मामला सामने आया था, जिसने पूरे मामले को और भी जटिल और गंभीर बना दिया। यह तब उजागर हुआ जब सीबीआई ने संजय रॉय से कड़ी पूछताछ की, जिसके बाद अस्पताल में चल रहे गैरकानूनी कामों की गहन जांच शुरू हुई। संजय रॉय ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसे अस्पताल के मुर्दाघर में रात के समय प्रवेश की अनुमति थी, जबकि सामान्यतः मुर्दाघर शाम 7:30 से 8 बजे के बीच बंद हो जाता था। रात में वहां कोई पोस्टमार्टम नहीं होता था और यदि किसी शव को लाना होता था तो उसे पीछे के दरवाजे से अंदर लाया जाता था।
जांच में यह भी खुलासा हुआ कि मोर्चरी के कोल्ड चैम्बर से शवों को निकालकर उनके साथ अश्लील हरकतें की जाती थीं और उनके अंगों को बेचा जाता था। यह घिनौना कृत्य खासकर लावारिस शवों के साथ किया जाता था। इन शवों के साथ अश्लील वीडियो भी बनाए जाते थे जो बाद में बेचे जाते थे। सीबीआई को संजय रॉय के मोबाइल फोन से मुर्दा घर में रिकॉर्ड किए गए कई वीडियो मिले जिनमें संजय और अन्य लोग शवों के साथ अश्लील हरकतें करते दिखाई दे रहे थे। यह वीडियो देखकर सीबीआई के अधिकारी भी हैरान रह गए। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के मुर्दा घर में 40 से अधिक कोल्ड चैम्बर्स हैं और सीबीआई को शक है कि इन्हें रात के समय खोलकर अश्लील कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस पूरे मामले ने अस्पताल में लंबे समय से चल रहे गैर कानूनी कामों की पोल खोल दी है और सीबीआई की जांच से इस केस में और भी कई रहस्य सामने आने की संभावना है जो इसे और भी पेचीदा बना सकते हैं। 9 अगस्त की घटना के बाद जब संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया तब इन खौफनाक घटनाओं का पर्दाफाश हुआ। संजय की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने उसका नार्को टेस्ट करवाने की कोशिश की लेकिन उसने इसके लिए अनुमति नहीं दी। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई की याचिका खारिज कर दी। संजय रॉय के फोन से कई अश्लील वीडियो बरामद हुए जिनसे सनसनी फैल गई। इन वीडियो में लावारिस शवों के साथ की गई घिनौनी हरकतें दर्ज थीं। यह भी आशंका जताई गई है कि इन वीडियो को विदेशों में भी बेचा जा रहा था। जांच में यह खुलासा भी हुआ कि अस्पताल में शवों के कंकाल निकालकर उन्हें बेचा जा रहा था। सीबीआई ने मुर्दा घर के कोल्ड चैम्बर्स के रजिस्टर और पिछले कुछ महीनों के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की। फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रमुख प्रवीर चक्रवर्ती से रजिस्टर में हुई अनियमितताओं के बारे में पूछताछ की गई लेकिन वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि यह रैकेट बड़े पैमाने पर संचालित हो रहा था। इसके साथ ही जांच में यह भी सामने आया कि इस रैकेट में कई सफेदपोश लोग शामिल हो सकते हैं जिनमें टीएमसी के कुछ सांसद और मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। यह मामला अभी भी जांच के अधीन है। कुछ कर्मचारियों ने बताया कि शाम को मोर्चरी में शराब की बोतलें लाई जाती थीं और जो कोई भी इन गैर कानूनी कामों के खिलाफ बोलता था उसे धमकियां दी जाती थीं, तबादला करवा दिया जाता था या फिर उसे खामोश कर दिया जाता था। यह पहली बार नहीं है जब आरजी कर अस्पताल पर इस प्रकार के गंभीर आरोप लगे हैं। इससे यह साफ होता है कि अस्पताल में लंबे समय से गैर कानूनी काम हो रहे थे जिनकी परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। साल 2001 में भी सुमित्र विश्वास नामक एक मेडिकल स्टाफ की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। आरोप था कि सुमित्र की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उसे मुर्दा घर में हो रहे गैर कानूनी कामों की जानकारी हो गई थी। उसने इन काले कारनामों का खुलासा करने की कोशिश की थी जिसके चलते उसकी जान ले ली गई। यह पहली बार नहीं है जब अस्पताल और हॉस्टल के कमरों में अश्लील वीडियो और तस्वीरें बनाने की घटनाओं की रिपोर्ट्स सामने आई हैं। बंगाल की लोकल मीडिया ने कई बार इन घटनाओं की खबरें दी लेकिन हर बार इन्हें दबा दिया गया। ऐसा माना जाता है कि इन मामलों में सफेदपोश लोगों की संलिप्तता के कारण इन अपराधों को रफा दफा कर दिया गया। अब जब ये मामले एक एक करके उजागर हो रहे हैं, बंगाल की जनता का गुस्सा भी सामने आने लगा है। लोगों ने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जिससे टीएमसी सरकार पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। इस बीच जूनियर डॉक्टरों ने 9 अगस्त को हड़ताल शुरू की और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 पन्नों का पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने आरजी कर अस्पताल में चल रहे गतिरोध और गैर कानूनी गतिविधियों पर हस्तक्षेप की मांग की है। पत्र की प्रतियां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को भी भेजी गई हैं। यह मामला बंगाल में बड़े पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार और अपराधों की एक और परत खोलता है जिसे लंबे समय से दबाने की कोशिश की जा रही थी। जब अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक जूनियर महिला डॉक्टर का शव मिला और उसकी हत्या कर दी गई, तभी से जूनियर डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया है। इस घटना से आक्रोशित डॉक्टरों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने कहा कि देश की प्रमुख होने के नाते वे विनम्रता से इस मुद्दे को उनके सामने रख रहे हैं ताकि उनकी सहकर्मी को न्याय मिल सके जिसके साथ यह भयानक अपराध हुआ। डॉक्टरों ने आगे कहा कि वे पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग के तहत बिना किसी भय और आशंका के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहते हैं। उन्होंने राष्ट्रपति से अपील की कि इस कठिन समय में हस्तक्षेप करें ताकि यह उनके लिए एक उम्मीद की किरण साबित हो जो उन्हें इस अंधकार से बाहर निकालने में मदद करेगी। आंदोलनकारी डॉक्टर अनिकेत महतो ने कहा कि इस पत्र का मसौदा महीने की शुरुआत में तैयार किया गया था और इसे गुरुवार रात भेजा गया। इससे पहले गुरुवार को ममता बनर्जी ने डॉक्टरों के साथ एक बैठक बुलाई थी जिसमें ममता बनर्जी सचिवालय में 2 घंटे तक इंतजार करती रहीं। यह एक हाई वोल्टेज ड्रामा था लेकिन डॉक्टर बातचीत के लिए वहां नहीं पहुंचे। इसके बाद ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता से माफी मांगते हुए इस्तीफे की पेशकश तक कर दी थी। ममता बनर्जी और डॉक्टरों के बीच होने वाली बैठक में तनाव तब और बढ़ गया
जब सरकार ने बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग की डॉक्टरों की मांग को ठुकरा दिया। डॉक्टरों ने मांग की थी कि बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, लेकिन सरकार इसके पक्ष में नहीं थी, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। डॉक्टरों की हड़ताल के 37वें दिन भी बंगाल में स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। 14 सितंबर को एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हड़ताल कर रहे डॉक्टरों से मिलने पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने उनकी एक भी बात सुनने से इनकार कर दिया। ममता बनर्जी डॉक्टरों के सामने बेबस और लाचार नजर आईं और उन्होंने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। हालांकि इसे एक नाटक और स्क्रिप्टिंग करार दिया जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी का असली मकसद कुछ और हो सकता है। डॉक्टरों ने उन्हें वहां से भगा दिया और वी वांट जस्टिस के नारों के बीच आंदोलन जारी रखा। अब यह देखना है कि इस पूरे मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है और क्या कार्रवाई की जाती है। डॉक्टरों ने साफ कर दिया है कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, उनकी हड़ताल जारी रहेगी। डॉक्टर बिटिया के साथ हुई हैवानियत को लेकर उनका आंदोलन और भी तेज हो गया है। इस बीच ईडी और सीबीआई ने भी अपनी जांच तेज कर दी है। टीएमसी के कई नेताओं का नाम इस मामले में सामने आ रहा है, जिससे यह मामला और भी गंभीर होता जा रहा है। अब सबकी नजरें 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। देखना दिलचस्प होगा कि इसमें क्या नए खुलासे होते हैं और ममता सरकार की तरफ से क्या बचाव किया जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत हो सकें। इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।